इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज जम्मू एंड कश्मीर को लेकर की आज 2 इयर्स हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया था। एक यूटी का नाम था लद्दाख और एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर। उसी को लेकर के कुछ डाटा आए हैं कि 2019 से अब तक लगभग 2300 लोगों के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है यूएपीए एक्ट के तहत एंड पीएसए एक्ट के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब ये दोनों जो एक्ट है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि व्हाट इज यूएपीए एंड व्हाट इज पीएसए। सबसे पहले पीएसए के बारे में देखते हैं। जैसे पूरे कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, सेम उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। इसमें यह किया जाता है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए अगर लगता है कि कोई इंडिविजुअल लेवल पर या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है कि स्टेट की सेफ्टी को नुकसान पहुंचा जाए तो उनके खिलाफ में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। मतलब किसी भी पर्सन को कस्टडी में लिया जा सकता है अगर उसके खिलाफ में सिर्फ ये लगता है, सबूत मिलते हैं कि ये स्टेट की जो सेफ्टी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नेक्स्ट है यूएपीए। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल। देखो, यूएपीए होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके थोड़े से हम हिस्ट्री में जाएंगे। 1960 के समय हमारे इंडिया में कुछ ऐसे मूवमेंट चल रहे थे जिनसे हमें ये लग रहा था कि इंडिया में सेशनेशन मतलब इंडिया का पार्टीशन हो सकता है। कुछ एरियाज अलग अलग डिमांड कर रहे थे। इसी के आधार पर कंट्री को ये चाह रहा था कि एक ऐसा स्ट्राइडेंट लॉ लाया जाए जिससे कंट्री की इंटीग्रिटी को सेव किया जा सके। 1967 में नक्सलवादी जो मूवमेंट है, एक पीजेंट अपराइजिंग के रूप में नक्सलवादी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसी के आधार पर यह अर्जेंसी हो जाती है कि इसी तरीके का एक लॉ लाया जाए। और 1966 में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस यूएपीए को स्टार्ट करते हैं, प्रोमगलेट करते हैं। बाद में इस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और ये एक्ट बन जाता है 1967 में। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है यूएपीए एक्ट के तहत कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगता है कि उसकी एक्टिविटी ऐसी है जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचा सकती है और टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनके खिलाफ में इस यूएपीए एक्ट के तहत में केस दर्ज किया जा सकता है। तो यूएपीए एक्ट एंड पीएसए, इन दोनों एक्ट्स के बारे में हमने स्टडी की। नेक्स्ट न्यूज है टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर के। कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ गलत खबर है। अच्छी न्यूज ये है कि रवि दहिया सुशील कुमार के बाद में सेकंड ऐसे हरियाणा से नेशनल रेसलर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल के लिए मतलब वो फाइनल में प्रवेश कर गए हैं रेसलिंग के। ओके, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की जो हॉकी वीमेन टीम है उसको लेकर के। वो अर्जेंटीना के साथ में उनका सेमीफाइनल मैच था और अर्जेंटीना से उनकी हार हो जाती है। अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी। इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेन हॉकी टीम के लेकर के, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। लवलीना जो एक बॉक्सर हैं और इनको भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ है और जो वीमेन हॉकी टीम है उसके लिए एक, हालांकि वो अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपना गेम खेलना बाकी है उनका। ओके, नेक्स्ट न्यूज है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बार बार कोशिश कर रही हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो। इसके अलावा आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि पिगेसस स्पाईवेयर में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इंटरवेन करेगा। बार बार ये मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एसआईटी मतलब एक इंडिपेंडेंट टीम को गठित किया जाए और वो इसके बारे में डिस्कशन करे, इसके बारे में स्टडी करे कि पिगेसस स्पाईवेयर का किस तरीके से हमारे इंडिया में यूज किया गया। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो सी ट्रायल उसका स्टार्ट हो गया है। सी ट्रायल होता है कि जब भी किसी इस तरीके के एयरक्राफ्ट को जब भी किसी तरीके के इस तरीके की मतलब
आप यहाँ देखिए, मतलब ये देखिए यहाँ पर जब भी इसको हमारी आर्मी में आप नेवी बोल सकते हो, एयरफोर्स बोल सकते हो, या फिर जो हमारी आर्मी है उसमें इसको इंड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन करना है, तो उसका लास्ट जो होता है वो उसका ट्रायल होता है। ट्रायल ये होता है कि मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया गया है उसमें वो ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी के लेकर के ये जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका सी ट्रायल स्टार्ट हो गया है और अगले साल तक इसको हमारी इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हालांकि इसके बारे में एक्सप्लेन्ड पेज पर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आया है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, दिल्ली से लेकर के न्यूज़ है। दिल्ली हमारी यूटी है और यूटी के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में है, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर। अगर इसको मेंटेन करना है तो आपको एलजी की जो है, जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसकी परमिशन लेना आवश्यक होता है, मतलब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी को लेकर के जो वहाँ के एलजी है ना, उन्होंने क्या किया कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से वो मीटिंग ले रहे हैं और जब भी उनको किसी बात के ऊपर डिस्कशन करना होता है तो वो उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ही पूछते हैं। केजरीवाल ने बोला कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कि देखो हमें लोगों ने इलेक्ट किया है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब लोगों की जो वॉइस है वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर है। अब आप डेमोक्रेसी को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ में आप, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ मीटिंग मत लो, उनके साथ भी मीटिंग लो, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी भी आवाज़ को सुनो। तो अगर हम ऐसे वर्क करेंगे तो जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। देखो 2021 में एक बिल पास हुआ और इस बिल में कोशिश की गई कि दिल्ली में जो एलजी हैं उनकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसको लेकर के भी दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको ऑब्जेक्शन है। इसमें ये बोला गया कि जब भी दिल्ली की गवर्नमेंट को कुछ काम करना हो तो उससे पहले उन्हें एलजी की एडवाइस लेनी पड़ेगी, एलजी का अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर हर चीज़ पर एक नॉमिनेटेड पर्सन से अपॉइंट किया जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एलजी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपॉइंटेड पर्सन से हर चीज़ में अनुमति लेनी पड़ रही है, तो डेमोक्रेसी का तो जो डायलेशन है वो वैसे ही हो रहा है, क्योंकि जो लोगों की जो आवाज़ है उसको सुनकर के आप काम ना करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो इलेक्शन है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है क्या जब आप उनके अकॉर्डिंग वर्क करने के, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क ना करके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुन रही है। तो यूटी में जो आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तमगा लगाया है उसकी कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अप्रैल की बात है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है दिल्ली गवर्नमेंट को और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर एक बफर स्टॉक बनाओगे मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर के। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है सेंटर को कि यहाँ पर बफर स्टॉक ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का सिर्फ काम जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका नहीं है, इसके अलावा सेंटर का भी है। और अगर सेंटर इसमें वर्क नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि इसके ऊपर न्यू दिल्ली गवर्नमेंट को ही काम करना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को बोल सकते हो। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे बिल ऐसे पास हो रहे हैं जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन हो रहा है। बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लोग जिस तरीके से बिल पास हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फिश मार्केट बोल दिया गया है, पपड़ी चाट बोल दिया गया है, कि जिस तरीके से ये फटाफट वर्क होता है ना, वैसे ही पार्लियामेंट में जो बिल्स हैं उनको पास किया जा रहा है। अब इस तरीके से जब बिल पास किए जाएंगे तो जो डाइल्यूशन है जिसके ऊपर वर्क होना चाहिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वर्क ना होकर के जब बिल पास किए जाएंगे तो उनका विरोध तो किया ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर लोकसभा में एनसीआर वाले रीजन के लिए एयर क्वालिटी बिल लाया गया है। इस बिल के तहत एक ऐसी कमीशन बनाया जाएगा, जो कमीशन है वो ना सिर्फ दिल्ली वाला जो रीजन है और जो एनसीआर वाला रीजन है वहां पर एयर पोल्यूशन को कर्ब करने की कोशिश करेगा। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो पावर है
इसमें एक ऐसी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो जिसके पास में अप्रोप्रिएट पावर होंगी, जो एनसीआर वाले रीजन और उसका जो एडजॉइनिंग रीजन है वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की टैकल करने के लिए वर्क करेगी। ओके, अब ये जो कमीशन बनाया जाएगा ना, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मिनिस्ट्री से होंगे और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे एक्टिविस्ट लोगों को, इन सबको शामिल करके इस जो कमीशन है उसको बनाया जाएगा, तभी इसमें एक बेटर रिजल्ट निकल करके आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ये देखिए SSA प्रोग्राम, SSA प्रोग्राम है समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत में 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए कैबिनेट ने एक्सटेंशन दिया है और ज़्यादा पैसा इसमें खर्च किया जाएगा। अब SSA प्रोग्राम क्या होता है? समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड स्कीम होती है जिसमें क्लासेज 1 to 12 इनको क्या किया जाता है? कवर किया जाता है, और इसमें कोशिश की जाती है कि इंक्लूसिव, इक्विटेबल, अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, तो इसी के लिए और पैसा दिया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल तक जो बच्चे हैं वो पीछे चल गए हैं, और उनमें जो एक फाउंडेशन लिटरेसी होनी चाहिए, फाउंडेशन न्यूमरेसी की उनमें नॉलेज होनी चाहिए, वो भी उन्होंने अपनी खो दी है। ओके, क्योंकि रेगुलर जो स्कूल हैं वो नहीं लग पा रही हैं, और अभी हमने 1-2 दिन पहले ही कुछ डाटा देखे थे कि अगर हम डिजिटल डिवाइसेज की बात करें तो हमारे इंडिया के बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास में डिजिटल डिवाइसेज नहीं है, और अगर डिजिटल डिवाइसेज नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में कोविड की वजह से स्कूल बंद होने के बाद में जो एजुकेशन है वो डिजिटल डिवाइसेज के थ्रू ही दिया जा रहा है, और जब डिजिटल डिवाइसेज ही अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे समझो कि किस तरीके से कंपटीशन करेंगे अदर चिल्ड्रंस के साथ में। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो कृष्णा रिवर जो है उसके वाटर डिस्प्यूट को लेकर के सीजीआई ने बोला कि अगर मीडिएशन चाहता है, कौन मीडिएशन चाहता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया है कि हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, हमें इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तेलंगाना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनजस्ट पॉलिसीज को अपना रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन है उसको जो उनका हक है वोटर के ऊपर, कृष्णा रिवर वोटर के ऊपर जो उनका हक है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो सीजीआई ने बोला है कि जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था उस समय उनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इस कारण से सीजीआई इस मुद्दे को नहीं सुनेंगे। अगर मीडिएशन आप नहीं चाहते हो तो इसको किसी और बेंच को ये जो केस है वो सौंप दिया जाएगा और वो इसके ऊपर रिजल्ट लेकर के आएंगी। तो हम यहाँ पर देखिए मैप देख लेते हैं, इंडिया का मैप जब आप देखोगे, यहाँ देखिए ये है तेलंगाना स्टेट यहाँ पर, और ये है आंध्र प्रदेश स्टेट। यहाँ पर कृष्णा रिवर जो है उसके डिस्प्यूट को लेकर के मेजर प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट न्यूज, कांवड़ यात्रा। देखो जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आपके इलेक्शन होंगे उनमें क्या क्या अलग चीज़ें होंगी। तो इन्होंने ये बोला है कि टूरिज्म जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उत्तराखंड के लिए। इसके लिए उन्होंने बोला है कि कांवड़ यात्रा जो है उसको तो हमने बैन कर दिया। बैन करने का कारण क्या था कि कांवड़ यात्रा में जो हरिद्वार वाला रीजन है वहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से कोविड के केसेज बढ़ सकते थे। लेकिन जो 4 धाम यात्रा है इसमें ऐसा नहीं होता है। तो उत्तराखंड चाहता है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ताकि जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से रीगेन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात बोली कि हमने एक टारगेट लिया था कि जो भी हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको दिसंबर 31 तक हम वैक्सीनेशन करवा देंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पर डे 90 लाख जो वैक्सीनेशन है हम लोगों को दें। ना तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही इतनी हमारे पास में वैक्सीनेशन अवेलेबल है कि हम ऐसा कर पाएँ। ये जो स्टेटमेंट दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, उसमें एक पिटीशन डाली गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में कि दिल्ली में कोविड के किस तरीके के केसेज हैं, किस तरीके की स्थिति है, उसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, वो ईरान के राष्ट्रपति मिस्टर रेजी अपनी स्वेरिंग ओथ लेने वाले हैं, वहाँ पर वो प्रेजेंट रहेंगे आज के दिन। तो ईरान जो है वो हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम उसका मैप देखें तो यहाँ देखिए
ये इंडिया है, ये यहाँ पर ये इंडिया है और ये है ईरान। ईरान के यहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर चाहबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया काफ़ी लंबे समय से यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यूएस ने कुछ समय के लिए यहाँ पर जब ईरान से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और ये कोशिश की गई कि कोई भी कंट्री उनके साथ में अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन ना करे, क्योंकि न्यूक्लियर डील के ऊपर यूएस चाहता था कि ईरान उनके अकॉर्डिंग, यूएस के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में साइन करे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। हालांकि 2015 में जो न्यूक्लियर डील है वो साइन हुई थी, लेकिन समय के साथ में इस न्यूक्लियर डील से यूएस के जो नए प्रेसिडेंट बने उन्होंने इससे हाथ पीछे खींचे और उन्होंने बोला कि हमारे अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियर डील साइन होनी चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये ईरान में नए प्रेसिडेंट बने हैं। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी लिबरल थे, ये जो हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव नेचर के हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में जो एक प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ईरान अगर चाहे तो अफगानिस्तान में एक बेटर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए इंडिया चाहता है कि ईरान के साथ में उनके रिलेशन अच्छे हो। इसके अलावा ईरान का यूज़ करते हुए इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसके लिए भी ईरान इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, ये देखो पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोशिश की है कि जो भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद में उनकी जो विडोज हैं वो दूसरी रीमैरिज कर लेती हैं, इसको लेकर के उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले क्या होता था कि गैलेंट्री अवार्ड जो विनर होते थे उनकी विडोज जो थी उनको जो भी ग्रांट दी जाती थी वो इस आधार पर दी जाती थी कि वो रीमैरिज ना कर पाए, मतलब रीमैरिज का ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने रीमैरिज करना, एक केस ऐसा सामने आया जिसमें 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ उसमें एक शहीद होते हैं और उसके बाद में उनकी वाइफ रीमैरिज कर लेती है 2005 में, तो वो इसको लेकर के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती है और वो बोलती है कि जो रूल्स हैं उनमें चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तरह बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सिचुएशन सेम इसी तरीके की है। इसी के आधार पर पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड ये है कि देखो करेज को, ब्रेवरी को हमेशा से एंशिएंट टाइम से ही ये रहा है कि जब भी किसी ने करेज, ब्रेवरी दिखाई है तो उसको अवार्ड दिया गया है। अब ये जो गैलेंट्री अवार्ड हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन लोगों को दिए जाते हैं, उन ऑफिसर्स को, उन पर्सनल को दिए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस या फिर ब्रेवरी की है, उनके एक्ट्स के थ्रू उन्होंने वर्क किया है और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब हमारे ईयर में 2 बार रिपब्लिक डे के ऊपर और इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इनका जो नाम है वो संबोधित किया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड की अगर आप बात करो तो फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स में आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, और सेकंड कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स में आते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। मतलब जिन्होंने भी अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं आर्म्ड फोर्सेज में, उन सबको सम्मानित करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, वो चाहते हैं कि साबरमती आश्रम का मेकओवर किया जाए ताकि टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसको डेवलप किया जाए। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, 130 एमिनेंट पर्सनैलिटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने साबरमती आश्रम का मेकओवर करने का अपोज किया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन, फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी टूरिज्म जो है वो मतलब साबरमती आश्रम काफ़ी टूरिज्म को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आप इसका मेकओवर करोगे तो आपकी जो इसकी सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी मतलब होता है जो इसका हाई लेवल है, जो एक बिल्कुल प्योर है, उसको आप चेंज कर दोगे, और वो जो चीज़ है उसको जब आप नेचुरल से आर्टिफिशियल में चेंज करोगे तो जो यहाँ पर चीज़ सेव है ना उसको आप वायलेट करोगे। इसी के आधार पर इसका अपोज किया जा रहा है। अब है एक्सप्लेन्ड पेज। एक्सप्लेन पेज पे हमने फ्रंट पेज पर भी देखा था कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1, इसको INS विक्रांत के नाम से भी जाना जाएगा, और इसका सी ट्रायल स्टार्ट हो गया है। मतलब अगले साल तक ये जो IAC-1 है वो इंडियन नेवी में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा।
अब ये IAC-1 के बारे में अगर हम देखें तो इसको इंडिजिनस इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। इसको जो बनाया गया है वो इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवी डिज़ाइन के द्वारा एंड इज बीइंग बिल्ट एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ए पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो शिपयार्ड है वो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको डिजाइन किया गया है, बिल्ट किया गया है इंडिया में। An aircraft carrier is one of the most potent marine asset for a nation, which enhances a navy capability to travel far from its home source to carry out air domination operation। क्या होता है कि मान लो हमारे कंट्री को हमारे जो शोर मतलब किराने वाले जो रीजन है उनसे दूर ले जा करके अपना कुछ सामान ले जाना है, तो अगर हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इस तरीके की वेसल्स हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में 5 से 6 नेशन ऐसे हैं जिनके पास में इस तरीके की कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के, उसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। तो जब इस तरीके से इंडिया के पास में इतनी पावर है तो ये इंडिया की जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा और जो सेल्फ रिलायंस है इस तरीके के कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में, वो सेल्फ रिलायंस जो है वो इंडिया का इंक्रीज होगा। इंडिया में जो इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनको या तो ब्रिटिश के द्वारा या फिर रशियंस के द्वारा बनाया गया। INS विक्रमादित्य जिसको प्रेजेंट टाइम में नेवी का ओनली एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको 2013 में कमीशन किया गया था, इसको सोवियत रशियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कंट्री में इससे पहले भी 2 कैरियर थे, INS विक्रांत एंड INS विराट, जिनको ओरिजिनली जो ब्रिटिश कंपनी है उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन इनमें से इनको जो कमीशन किया गया था नेवी में 1961 एंड 1987। तो देखो ये जो प्रेजेंट टाइम में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है इसमें 76% जो मटेरियल है वो हमारे इंडिया का इंडिजिनस है, मतलब इंडिया से ही इसको लगाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत जो हमारा इनिशिएटिव है एंड मेक इन इंडिया जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो ये जो INS विक्रांत इसका नाम क्यों रखा जा रहा है। INS विक्रांत जो है वो एक ऐसा मतलब वॉरशिप था जिसका यूज किया जा रहा था, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको यूज किया गया था स्पेशली 1971 का जो पाकिस्तान के साथ में हमारा वॉर हुआ, इसमें इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इंडिया को जितवाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तान के जो पोर्ट एरियाज थे उनको डिस्ट्रॉय करने में, मर्चेंट शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसी के आधार पर इसका नाम भी INS विक्रांत रखा जा रहा है, INS विक्रांत। ओके, अब यहाँ पर इसमें कौन कौन से वेपन्स होंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे, इसको लेकर के अभी इंडियन नेवी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि जो इंडियन नेवी है वो और भी कोशिश कर रही है कि और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएं। इसके लिए 2015 से ही इंडियन नेवी ने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही रिकॉग्निशन मिलती है, जैसे ही अनुमति मिलती है तो इंडिया अपना सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको बनाना स्टार्ट कर देगी। वो इंडिया का वैसे तो 3rd होगा लेकिन इंडिजिनस में 2nd लेवल पर होगा। चाइना के पास में प्रेजेंट टाइम में 2 हैं और भी कोशिश कर रही है कि चाइना और बनाया जाए। चाइना को जिस तरीके से लगेगा कि इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है तो चाइना और ज़्यादा कोशिश करेगा अपने वेपन्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है IMD के जो प्रेडिक्शन करता है, IMD हमारे मानसून को लेकर के, हीट वेव्स को लेकर के, थंडर स्टॉर्म को लेकर के, उन सब के बारे में बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर इंस्टेंस, कि समय के साथ में ये और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएंगे और ज़्यादा इंस्टेंस हो जाएंगे। IMD की अगर हम बात करें 1875 में इस टेस्ट को एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है। इसका मेन काम ये है कि जो भी मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वेदर फोरकास्टिंग और सीस्मोलॉजी का फोरकास्ट करने का काम करती है IMD। अब IMD में यहाँ पर डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो IMD के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक बात बोली है, यहाँ पर देखिए आप, कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में गिरता है और जो इसके अलावा जो और कंट्री हैं जैसे यूरोप हैं वो हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर और मिडिल मतलब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स आर इन द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स वेयर मोस्ट ऑफ द यूरस नॉर्दर्न USA एंड कनाडा, मतलब
ट्रॉपिकल रीजन में जो एरिया गिरता है वहाँ पर प्रेडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पर कैसा वेदर होगा, अचानक उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जो हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर गिरते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, जो नर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज, ये जो है वहाँ पर प्रेडिक्शन करना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, साइक्लोन को लेकर के, मानसून को लेकर के, थंडर स्टॉर्म को लेकर के जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि समय के साथ में वैसे आईएमडी ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। अब हम बहुत जल्दी किसी भी जो भी वेदर फोरकास्ट है उसको बहुत जल्दी हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि समय के साथ में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 ईयर्स पहले से अगर कंपैरिजन करें तो इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है। इंडिया में भी 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इससे क्या होगा, इस टेम्परेचर बढ़ने का नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कंपैरिजन टू पेनिसुलर इंडिया। इस टेम्परेचर बढ़ने से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो और ज़्यादा होने लग जाएंगे। मतलब कभी भी हीट वेव्स चलने लग जाएगी, फिर साइक्लोन आ जाएंगे, फिर बहुत हैवी बारिश होगी। इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होटर नॉट जस्ट ऑन द सरफेस बट ऑल्सो इन द ट्रोपोस्फियर, और इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 7% तक इंक्रीज हो जाती है। जिससे क्या होगा, या तो बारिश होगी नहीं, हो होगी तो बहुत हैवी होगी। मतलब जो एवरेज बारिश है वो वाला फिनोमिना जो है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि रेनफॉल जो डेज हैं वो हैवी रेनफॉल डेज में चेंज हो गए हैं। साइक्लोन्स के बारे में भी बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल में इतना कोई फिनोमिना चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अरेबियन सी में जो साइक्लोन वाला चीज़ें हैं वो काफ़ी चेंज, उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी चेंजेस आने लग गया है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं इसको प्रेडिक्शन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले उनको प्रेडिक्ट किया जाए। थंडर स्टॉर्म जो है वो भी एक मेजर रीजन निकल करके आ रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी। ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन हो रहा है उसको कम करना होगा। जब कम करेंगे तभी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जब कम होगा तभी हम टेम्परेचर को, जो अर्थ के टेम्परेचर को हम लॉक कर रहे हैं वापस जो है वो मतलब एमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने की वजह से ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये आईएमडी ने जिस तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है ये अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज, फॉरेन पेज से आप न्यूज़ देखिए। फॉरेन पेज पर जो न्यूज़ है उसमें चाइना के बारे में बताया गया है कि चाइना ने तिब्बत वाला जो रीजन है वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। और इसमें क्या किया जाएगा, इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो मिलिट्री मिशन है उनको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा चाइना, क्योंकि ये जो जहाँ तक ये ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन आएगी ना वो लगभग अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा इंडिया का जो रीजन है उस अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर तक ये ट्रेन आएगी। इसकी वजह से अगर बॉर्डर एरियाज में कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो इंडिया और चाइना जो है उनके बीच में और अधिक मेजर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना की तरफ से जो वेपन की सुविधाएं हैं और जो भी उनका मिलिट्री मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपने आप में डेवलपमेंट इतना अच्छे तरीके से कर लिया है कि बहुत ईजीली जो माउंटेनियस रीजन है, फ्रेजाइल रीजन है, वहाँ पर भी बहुत ईजीली पहुँचा जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।